हेलो एवरीवन। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक औरत डरी हुई है क्योंकि उसने गोदाम में कुछ ऐसा देख लिया है जिससे उसके होश उड़ गए हैं। यहाँ मालिक की बिल्ली को बेरहमी से मार दिया गया था। चौंकाने की बात यह है कि उसे मारने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट था जिसे मालिक ने खुद बनाया था। इसे बनाने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम एडन था। उसने उसे उसके मरे हुए बेटे की याद में बनाया था। इसके बेटे की एक हादसे में मौत हो गई थी जिससे वह उभर नहीं पा रहा था। इसलिए उसने खुद की टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल करके हूबहू उसके बेटे जैसा ही एक रोबोट बना दिया। इस साइंटिस्ट ने इस रोबोट का नाम भी उसके बेटे के नाम पर ही रखा, जो कि है रॉबिन, जो इस मूवी का भी नाम है। जैसे ही उसने देखा कि अब ये रोबोट एक्टिव हो चुका है, वो बहुत खुश हो गया। उसने इस रोबोट को अपने बेटे के ही तरह प्यार किया। लेकिन वो ये भूल चुका था कि ये एक टेक्नोलॉजी है जो वक्त आने पर उसके हिसाब से नहीं बल्कि अपनी ही मर्जी से चल सकती है। वो नहीं जानता था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, क्योंकि उसने इस रोबोट के अंदर इमोशन, फीलिंग्स और सारी स्किल्स डेवलप कर चुकी है। रॉबिन ने बिल्ली को भी इसलिए ही मारा क्योंकि वो उसके प्यार का बंटवारा देख नहीं सकता था। उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे जेलसी फील हुई, इसलिए उसने इस बिल्ली का भी बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब यहाँ सीन चेंज होता है। एक नौजवान लड़का और लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़के का नाम मैक्स होता है, जो कि इसकी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आज मैक्स उसकी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है। जैसे ही वो इसे प्रपोज करता है, वो खुशी से हाँ कह देती है। पर इसे ये नहीं मालूम होता है कि मैक्स कर्जे में डूबा हुआ है और इसे हर वक्त कोई ना कोई देख रहा होता है। जब ये लड़की लिया उसे उसके काम के बारे में पूछती है तो वो टाल देता है और कहता है चलो मैं तुम्हें अपने रिश्तेदार से मिलाता हूँ। वो रिश्तेदार और कोई नहीं बल्कि एडन होता है, जो मैक्स का अंकल होता है। कुछ ही देर में ये लोग एडन के घर पहुंच जाते हैं। एडन इन्हें बताता है कि कुछ सालों पहले एक रोड एक्सीडेंट में इसकी याददाश्त चली गई, जिसकी वजह से उसे मैक्स को पहचानने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। उम्र ज्यादा होने की वजह से एडन से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए लिया उसे हेल्प करके अंदर ले जाती है। और ये सब चीजें ऊपर खड़े होकर रोबोट देख रहा था। अब जब मैक्स अंदर आकर बैठ जाता है और एडन की कुछ फोटोज देख रहा होता है, उसे कुछ फील होता है जैसे पीछे से उसे कोई देख रहा है। जब मैक्स वहां जाता है तो दूर से उसे किसी छोटे से बच्चे की परछाई दिखती है, पर जब वो दरवाजा खोलकर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। अब मैक्स रूम के बाहर फायरप्लेस के पास बैठा होता है, तो उसे कुर्सी पर बैठा हुआ एक अजीब सा रोबोट दिखाई देता है। लिया भी उसके करीब आ जाती है। ये दोनों मिलकर इस छोटे से रोबोट को देखने लग जाते हैं। एडन ने मैक्स और लिया को रोबोट से इंट्रोड्यूस करवाया। अब एडन कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ इसकी खूबियां दिखाता हूँ। वो सब बाहर आ गए और जब लिया ने 3 बार दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर रोबोट था ही नहीं। तो उन्हें ऐसे लगता है कि भाई यहाँ पर कोई और भी है। लेकिन उस घर की मेड उन्हें ये यकीन दिलाती है कि नहीं, यहाँ पर हम लोगों के अलावा कोई नहीं रहता और ये इस रोबोट की ही खूबी है। इस सब के बाद एडन अंदर आराम करने चला जाता है और मेड मैक्स और लिया से बातें करती है कि मुझे एडन की बहुत फिक्र होती है। जब से उसका बेटा चला गया उसका कुछ अलग ही बर्ताव हो गया है। मैं इन्हें अपनी बाप जैसा समझ के इनकी खिदमत करती हूँ। अगले दिन मेड काम पर ही नहीं आई और एडन को इस बात की फिक्र होने लगी, क्योंकि इतने सालों में ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मेड बिना बताए गायब हो गई। जब एडन रोबोट के करीब जाता है तो वो देखता है कि इसके फेस पर तो ब्लड लगा हुआ है और वो हैरान हो जाता है। मैक्स के सामने रोबोट से सारी बातें पूछने के लिए एडन घबरा जाता है, इसलिए वो इस रोबोट को गोदाम में ले आता है और ये देखता है कि इसके पास तो मेड के कुछ कपड़ों के भी टुकड़े हैं। अब इसे यकीन हो जाता है कि ये काम रोबोट का ही है। वो उसे गुस्से में पूछता है क्या ये काम तुम्हारा है। इस बात पर रोबोट कुछ जवाब नहीं देता, तो अब इसका शक यकीन में बदल जाता है कि ये सारा किया धरा इसी का है। एडन गुस्से में आकर रोबोट की बैटरी निकाल देता है ताकि ये बंद हो जाए। इसके बाद रात में जब सब सो रहे थे और घर में पूरा अंधेरा था, तो मैक्स पूरे घर में घूम रहा था क्योंकि उसे पैसे की तलाश थी ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। लेकिन वो इतना ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं पाया और निराश होकर चला गया। अगली सुबह एडन गोदाम में जाता है ताकि वो रोबोट को चेक कर सके, लेकिन वो वहां जाकर हैरान हो जाता है क्योंकि रोबोट तो वहां है ही नहीं और उसे ऊपर से पियानो की आवाज आती है। जब वो ऊपर जाके चेक करता है तो रोबोट तो यहाँ खड़ा हुआ है। जब वो उस रोबोट के करीब जाकर देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि ये रोबोट बिना बैटरी और बिना चार्ज के चल कैसे सकता है।
इस रात फिर से मैक्स पैसे और तिजोरी के चक्कर में पूरे घर में घूम रहा है। इस बार वो ऊपर वाले रूम में जाता है, जहां वो छानबीन करने लगता है, तो इसके हाथ एक बॉक्स आता है जो अपने आप खुल जाता है। इसमें तो और कुछ नहीं बल्कि बच्चों के खिलौने हैं, जो कि एडन के बेटे की थी, जिससे वो कभी खेला करता था। इतने में ही यहाँ पर पीछे से एडन आ जाता है और मैक्स को पकड़ लेता है। अब एडन को पता चल जाता है कि मैक्स कुछ ढूंढ रहा है। एडन उसे समझाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मैक्स एडन से पूछता है कि उसके बेटे की हत्या आखिरकार हुई कैसे। तो एडन बताता है कि वो तो कुछ काम से शहर के बाहर गया था। जब वो शहर से वापस आया तो उसे पता चला कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो आग लगने से मरा था, पर कुछ लोग कहते हैं कि उसने खुद से ही खुद की जान ले ली। लेकिन पुलिस भी अब तक इस बात का पता नहीं कर पाई। लेकिन उस एक्सीडेंट के सदमे की वजह से एडन की याददाश्त पर भी असर हो गया। एडन को हर बार ये बात सताया करती कि उसका बेटा रॉबिन सच में मर गया है या अभी भी किसी न किसी रूप में जिंदा है। अगली सुबह एडन देखता है कि दो पुलिस वाले उसके घर आए हुए हैं। दरअसल मेड का भाई बहुत परेशान था क्योंकि वो कुछ दिनों से घर ही नहीं आई थी। तो पुलिस वाले एडन के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाते हैं। पुलिस हर तरीके से सवाल करती है एडन को, पर हर सवाल का जवाब एडन के पास बस इतना ही होता है कि मुझे नहीं पता, मैं भी वही सोच रहा था कि वो आई क्यों नहीं। इस पर पुलिस कहती है कि आखिरी बार उस मेड को यही देखा गया था, बल्कि इसी घर के गोदाम में थी वो, जब उसने टैक्सी ड्राइवर बुक किया था। लेकिन टैक्सी ड्राइवर तो काफी देर तक इंतजार कर रहा था, पर मेड आई नहीं। इस पर भी एडन का वही जवाब होता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। पुलिस को कोई सबूत ना मिलने की वजह से पुलिस तो लौट जाती है, लेकिन मेड का भाई अभी भी हार नहीं मानता। वो चुपके से इस घर के नजदीक आता है और उसकी बहन के फोन पे फोन करता है कि रिंग की आवाज आ कहाँ से रही है। तो पीछा करते हुए वो पहुंच जाता है गोदाम में। वो चुपके से गोदाम में एंटर हो जाता है, लेकिन यहाँ आकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब वो अपनी बहन की लाश को इस हालत में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ भी सोच या समझने के पहले ही पीछे से रॉबिन रोबोट आ जाता है और बड़े ही बेदर्दी से रॉबिन रोबोट मेड के भाई की भी हत्या कर देता है। ये सब होने के बाद रॉबिन रोबोट फिर से फायरप्लेस के पास आके बैठ जाता है। एडन बहुत ही टेंशन में चला जाता है और फिर से रोबोट के पास आकर पूछता है कि कहीं अभी कुछ सुराग ना मिल जाए कि भाई तुमने ही मेड को मारा है, और मारा तो आखिर क्यों मारा है। इसके जवाब में रॉबिन कुछ ना कहते हुए बस पलके ही झपकाता है और एक धारदार चीज से वहां पर लिखता है नो, जिसे एडन देखता है। रॉबिन के लिखे हुए शब्दों से एडन थोड़ा सुकून महसूस करता है, लेकिन ये सारी बातें दरवाजे पे छुपा हुआ मैक्स भी सुन रहा था। जब मैक्स ने दरवाजा खोला तो वो भी ये नो देखकर कुछ हैरान सा हो गया। अब उसे क्यूरियोसिटी होती है कि आखिरकार एडन के बेटे की हत्या हुई तो हुई कैसे। वो सोशल मीडिया पर जाके ये सारी चीजों के बारे में सर्च करने लगता है, तो उसे कुछ दिखाई देता है कि एक रिपोर्टर ने इस बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये कुछ पार्टी के बारे में लिखा हुआ है। तो वो उस रिपोर्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। मैक्स रिपोर्टर को बताता है कि वो एडन का भांजा है। तो ये बात सुनकर रिपोर्टर भी सारी चीजें डिटेल में उसे बताने लगता है कि ये बात है रॉबिन के 11th बर्थडे की। एडन ने उसकी एक सरप्राइज पार्टी प्लान की थी और उसे सरप्राइज देने के लिए बेसमेंट में कुछ देर के लिए बंद किया था। लेकिन जब बेसमेंट खोला गया तो रॉबिन तो कुछ अलग ही बिहेव कर रहा था। जब रॉबिन बेसमेंट के बाहर आया तो ऐसा महसूस होने लगा कि वो रॉबिन नहीं बल्कि कोई और ही है। वो बहुत ही डेंजरस लग रहा था। एक धारदार चीज लेके उसने पार्टी में आए हुए सारे गेस्ट पर हमला किया, और जब उसने उसकी माँ पर हमला किया तो पीछे से एक गोली चली, और गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि एडन ही था। और इसी तरह बड़े मुश्किल से एडन और इस रिपोर्टर की ही जान बच पाई। अब इस चीज से एडन का नाम खराब हो सकता था, इसलिए उसने पुलिस को पैसे खिलाकर ये बात यही दबा दी। ये सब सुन के मैक्स की आंखें खुली के खुली रह जाती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ये सब कुछ भी हो सकता है। इसी वक्त लिया पीछे से आ जाती है और वो मैक्स से बहुत नाराज है। वो उससे लड़ाई करती है क्योंकि उसने लोन देने वालों के मैसेजेस देख लिए थे जो कि मैक्स के फोन पर आए थे। मैक्स लिया को समझाता है कि मैंने ये बस एक अच्छे फ्यूचर के लिए किया था, पर मुझे क्या पता था कि मैं इन्हीं सब चीजों में फंस जाऊंगा। अब इन सारी चीजों से निकलने का बस एक ही रास्ता है, एडन के घर से कुछ पैसे चुराना और ये सारा कर्ज चुकाना। वो उससे वादा करता है कि वो इसके बाद ये सब चीजें फिर से नहीं करेगा और फिर वो एक जिंदगी की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
रात को प्लान के मुताबिक लिया ने एडन की कॉफी में नींद की दवाइयां मिला दी थी, जिसकी वजह से एडन गहरी नींद में चला गया। इसी रात दो पुलिस ऑफिसर एडन के घर आते हैं। दरवाजा बार बार नॉक करने के बाद भी खोला नहीं गया, इसलिए वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। फीमेल पुलिस ऑफिसर बेसमेंट में चली जाती है। वहां पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही करती है कि उसकी नजर इस रोबोट पर पड़ती है, जिसकी आंखें चमक रही थी। वो इस रोबोट को देख के अचानक से डर जाती है। जब वो इस रोबोट के नजदीक जाती है और उसे देखने के लिए झुकती है, इतने में ही ये रोबोट एक धारदार चीज लेके इसके पेट में घुसा देता है। वो दर्द से जैसे नीचे बैठ जाती है, रोबोट एक क्लिप उसके बॉडी में लगा देता है और वहां से करंट छोड़ देता है। इसी तरह इस बेचारी पुलिस ऑफिसर जलकर मर जाती है। दूसरा पुलिस ऑफिसर देखता है कि उसकी फ्रेंड दिखाई ही नहीं दे रही। वो ढूंढते ढूंढते फिर बेसमेंट पहुंच जाता है। वहां से उसे इंसानी गोश्त की जलने की स्मेल आती है। वो नजदीक जाकर देखता है और वो शॉक्ड हो जाता है कि ये तो उसकी ही कलीग है। कुछ और समझने के पहले ही रोबोट पीछे से आ जाता है और उसे भी मार देता है। इसी तरह दोनों पुलिस ऑफिसर्स की मौत हो जाती है। अब इस तरफ दिखाया जाता है कि मैक्स और लिया दोनों बहुत खुश है। उन्हें लग रहा है कि आज तो इनकी चोरी हो ही जाएगी। वो दोनों पैसे ढूंढने में लग जाते हैं। यहाँ पर चलते चलते इन्हें कुछ फर्श अलग सा लगता है। जब वो कारपेट हटाते हैं तो वो देखते हैं कि नीचे तो एक बेसमेंट है। वो खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पैसे मिलेंगे। जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, वहां पर बहुत सारी बियर की बॉटल्स रखी हुई थी, पर मैक्स की नजर तो सिर्फ पैसों पर थी। उन्हें पीछे से किसी की आहट महसूस हो रही थी। उन्होंने पलट के देखा पर कोई दिखा नहीं, तो वो आगे बढ़ गए। लिया आगे थोड़ा सा रुक गई और जब उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि ये रॉबिन है। रॉबिन का चेहरा खून से सना हुआ था। ये देखकर लिया डर जाती है और चिल्लाकर भागने लगती है। वो भागकर मैक्स के पास आ जाती है और उन दोनों की नजर पड़ती है तिजोरी पर, जिसे देख के ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब डर खत्म हो गया था और तिजोरी देखकर इतनी खुशी हुई थी कि पूछो ही मत। अब लेकिन तिजोरी पर तो लगा हुआ था लॉक। लेकिन मैक्स को अचानक से याद आता है कि एडिन हर तिजोरी का लॉक रखता था उसके बेटे रॉबिन की बर्थ डेट के मुताबिक। मैक्स ने रॉबिन की बर्थ डेट एज अ तिजोरी के पासवर्ड एंटर की और तिजोरी खुल गई। वो दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्होंने तिजोरी को खोलकर देखा तो तिजोरी में तो कुछ था ही नहीं। वो दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। ना तो इसमें पैसा था, ना तो कोई ज्वेलरी। वो दोनों हताश हो जाते हैं। पर लिया को एक किस्म का डर भी होता है कि शायद आज उनकी जान को भी खतरा है। ना कुछ समझ पाए ना कुछ सोच पाए, इससे पहले ही पीछे से रोबोट आ जाता है और एक लोहे का रॉड लिया के गले के आर पार हो जाता है। उस बेचारी की जान भी यही चली जाती है। मैक्स वहां पड़े एक रॉड से रॉबिन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रॉबिन एक कांच लेकर मैक्स के सर पे मार देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बेसमेंट में पाता है, जहां शायद बर्थडे के वक्त रॉबिन को रखा गया था। अब रॉबिन रोबोट बात करने लगता है, तो मैक्स को ऐसा फील होता है जैसे ये रोबोट नहीं बल्कि किसी की इंसान की आवाज है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा हेडन के घर में आने का मकसद क्या था, तुम क्यों आए हो यहाँ पर। तो उसे मैक्स बताता है कि मैं तो ऐसे ही मिलने आया था। तो रोबोट इसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और फिर से कहता है बताओ तुम क्यों आए थे यहाँ पर। मैक्स फिर से झूठ कहता है और फिर से दर्द पाता है। तीसरी बार पूछता है रोबोट बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए थे। तो मैक्स सच बता देता है कि मैं यहाँ पर चोरी के मकसद से आया था। मैं एडन का भांजा भी नहीं हूँ। मैंने इस बूढ़े आदमी की याददाश्त जाने का फायदा उठाया और अपनी दोस्त को यहाँ ले आया। अब वो खुद को ही इन सारी चीजों का जिम्मेदार मानता है कि उसकी दोस्त की भी जान उसी की वजह से चली गई और आज जो इस हालत में है उसका भी जिम्मेदार वो खुद ही है। यहाँ रोबोट भी अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगता है कि जब भी उससे कुछ गलती हो जाती तो उसकी माँ उसे इसी बेसमेंट में बंद कर देती। इन्हीं सब बातों के बीच में मैक्स एक धारदार चीज लेकर अपने हाथ की बंधी हुई रस्सी खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही रॉबिन उसके नजदीक आता है वो इलेक्ट्रिक गन लेके उस पर वार कर देता है और रॉबिन नीचे गिर जाता है। और कुछ करने से पहले ही मैक्स के ऊपर गोली चल जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि एडन है। दरअसल एडन सब जान चुका है कि ये रोबोट नहीं बल्कि उसके बेटे की ही आत्मा है और वो नहीं चाहता कि अब उसके बेटे और उसके बीच में कोई आए। अब वो फिर से इस रोबोट को अपने बेटे की तरह पूरी तरीके से बना लेता है, जैसे कि वो रोबोट नहीं बल्कि रॉबिन की आत्मा ही है, बल्कि एक अलग भयानक रूप में।
और कोई भी इन दोनों के बीच में आने की कोशिश भी करे तो वो लोग उसे खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी दर्दनाक और भयानक कहानी?